आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं रहमान, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल रहमान सर ब्लास्ट में स्वागत है। मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन अपने जुर्म के निशान छोड़ ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। कानून के हाथ बहुत लंबे दिखे और साजिश रचकर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फंसा सकता है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो सच सामने लेकर आ ही जाते हैं। आज मैं एक सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक पत्नी ने पति को मरवाकर पति और पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया है। ऐसी साजिश रचती हैं कि दुनिया को पता भी ना चले और हम अपनी साजिश में कामयाब भी हो जाएं। अपने पति को मरवा तो देती हैं, लेकिन उसे एक सांप्रदायिक नाम दे देती हैं। सांप्रदायिक नाम देने से वो सोचती हैं कि मैं इस जुर्म से बच जाऊंगी, लेकिन पुलिस मेहनत और लगन से इस केस में काम करती है और इसे सच्चाई तक लाती है। और 3 ऐसे लोग जिनको वो पत्नी फंसाना चाहती थी, हत्या जैसी धाराओं में, उनसे वो बच जाते हैं। ये घटना है जिला एटा की। यहाँ पर जयप्रकाश दिवाकर और रेणु दिवाकर दोनों लोग रहते हैं परिवार से अलग, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि रेणु दिवाकर का जो व्यवहार था वो सही नहीं था, चाल चलन सही नहीं था। इसलिए जयप्रकाश उनको परिवार से अलग रख रहे थे। जयप्रकाश पेशे से ड्राइवर थे। रेणु दिवाकर किसी अधिवक्ता के यहाँ मुंशी थी। उस अधिवक्ता के पास कभी कभी रेणु निशु भी आती थी, जिससे रेणु की दोस्ती हो जाती है। और वो दोस्ती उस हद तक पहुंच जाती है कि दोनों दोस्त मिलकर जयप्रकाश दिवाकर की हत्या की साजिश रच डालती हैं। एक दिन रेणु अपनी दोस्त निशु से बताती है कि मेरी जिंदगी में मेरे पति एक रोड़ा है, मैं इन्हें अपनी जिंदगी से साफ करना चाहती हूँ। निशु इसकी जिम्मेदारी ले लेती है और रेणु से बताती है कि 1 लाख का खर्च आएगा। रेणु इसकी हाँ भर देती है और अब जयप्रकाश दिवाकर की हत्या की साजिश रच डालती हैं। इसमें ये घटना 17 सितंबर की रात की है। यहाँ पर थाना मालवन के गांव के पास सैंतरी छचेना मृतक जयप्रकाश का शव मिलता है। जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाती है और उनकी पत्नी रेणु इस हत्या को सांप्रदायिक बताती है, किसी दूसरे धर्म से जोड़ देती हैं।
तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है। जैसे ही 18 सितंबर की शाम को जयप्रकाश दिवाकर का शव आता है आगरा, तो वहाँ पर बहुत सारे हिंदूवादी संगठन, विधायक हेमलता दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक तनावपूर्ण माहौल बना लेते हैं। आनन फानन में पुलिस को मुकदमा लिखना पड़ता है। मुकदमा फर्रू, मुमताज़ व छिंगा के नाम लिखा जाता है, लेकिन पुलिस को ये बात पचती नहीं है। उनको शक कहीं और ही जाता है। अब वो रेणु दिवाकर पर दबाव बनाती है पुलिस और पूछताछ करती है। कुछ क्लू मिलते हैं। क्लू में साफ हो जाता है कि घटना वाले स्थान पर इन तीनों लोगों की कोई लोकेशन नहीं थी और उस स्थान पर निशु की लोकेशन मिलती है। जब निशु से पूछताछ की जाती है तो वो सारी बात बता डालती है। जैसा जैसा बात तय हुई थी वो सब बताती है और वो बताती है कि रेनू की जिंदगी का ये रोड़ा था, इसे हटाने के लिए 1 लाख रुपए का खर्च मैंने बताया था और कुछ पैसे रेनू ने दे दिए थे, जिसमें 38,000 रुपये विजय को और 27,000 रुपये शैलेंद्र को और 5,000 रुपये क्लीनर मनोज को दिए थे। साजिश ऐसे रची जाती है, 3 लोग वैगनार कार से आते हैं और रेनू अपने पति जयप्रकाश को अधिवक्ता के यहाँ पर लेकर आती है। रेनू उन 3 लोगों से मिलवाती हैं और बताती हैं कि ये आपको नौकरी दिलवा देंगे। के बहाने जयप्रकाश को वैगनार गाड़ी में बिठाकर लेकर चल देते हैं और 2 लोग ट्रक लेकर उसके पीछे पीछे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वैगनार को रोड पर रोक देते हैं और ट्रक पीछे से आ रहा होता है। नीशु जयप्रकाश को वैगनार से उतारकर कुछ रोड के किनारे खड़े होकर बात करती होती है। जैसे ही ट्रक आता है, नीशु दिवाकर को ट्रक के नीचे ढकेल देती हैं। ट्रक के नीचे आने से उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से ये साजिश रची जाती है और रेनू इसको सांप्रदायिक नाम देने पर उतारू हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस सच्चाई पकड़ लेती है और इसके बाद भी रेनू साजिश रचने से बाज नहीं आती है। जब उनके उनके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तब वो दबाव बनाती है उनकी गिरफ्तारी के लिए। बहुत सारे हिंदू संगठन हिंदू लोगों को इकट्ठा कर थाने में जाती है और दबाव बनाती है गिरफ्तारी का, लेकिन वहाँ पर थाना प्रभारी उनको समझा बुझाकर शांत कर देते हैं और दबे शब्दों में कह देते हैं कि
दोषी कोई और ही है। बस कितने मिनट हुई?